Hello everyone. I hope सब बढ़िया होंगे. I am Alok and I welcome you all to Karm Sakha's high lecture series for CABF and CDS exams. पिछली क्लास में हमने देखा कि कैसे हमारी संविधान सभा ने दिन रात एक करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया. बट इमेजिन कीजिए, अगर आप मार्केट में कोई 500 पेज की भारी भरकम बुक खरीदने जाते हो, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो? उसका प्रीफेस या इंट्रोडक्शन, राइट? ताकि पता चले कि बुक का एसेंस क्या है. हमारा प्रियम्बल, जिसको हम उद्देशिका भी बोलते हैं हिंदी में, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वही प्रीफेस है जिससे हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस पता चलता है. फेमस ज्यूरिस्ट एन ए पालकीवाला ने तो इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तक कह दिया. आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ प्रियम्बल के वर्ड्स को ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, बल्कि उनके पीछे के डीप लीगल मीनिंग्स जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर को डिकोड करेंगे और साथ ही टैकल करेंगे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े फीचर को. अपने पेन और नोटबुक उठाइए और चलिए शुरू करते हैं. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द प्रियम्बल एंड साइलेंट फीचर्स. इस पे हाँ जी. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, ये हमारी दूसरी क्लास है इस सीरीज की. पहले सीरीज में हमने देखा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें हम देखेंगे प्रियम्बल एंड इट्स salient फीचर्स. सीईबी और सीडीएस एग्जाम्स में प्रियम्बल के इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इनके वर्ड्स पे वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, या फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो हम आगे पढ़ेंगे उन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और थोड़े ही टाइम में आपको प्रियम्बल पूरा समझ आ जाएगा और आप इसके सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे. तो जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हम बेसिकली 4 चीजें देखेंगे. सोर्स ऑफ अथॉरिटी, फिर इसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे प्रियम्बल के, फिर डेट ऑफ एडॉप्शन. इन 4 सेक्शंस में आप प्रियम्बल के पूरे एसेंस को समझ जाओगे और पीछे वाले चैप्टर से भी रिलेट करोगे आप. तो ये 4 सेक्शंस में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं और अपने प्रियम्बल को डिकोड करने वाले हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी की, जो हमारा पहला पार्ट है. तो प्रियम्बल की शुरुआत होती है 4 बहुत ही पावरफुल वर्ड से. वर्ड्स कौन से हैं? वी, द पीपल ऑफ इंडिया. इन वर्ड्स से प्रियम्बल की शुरुआत होती है. तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब देश में सबसे ऊपर कोई नेता या सरकार नहीं है. जो अल्टीमेट पावर है वो इंडिया की जनता के हाथ में ही है. और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर. तो हमने इस पार्ट में देखा कि हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, हमारी जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया. फिर इसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पे, जो हमारा दूसरा पार्ट है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट में आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, जिससे आपका टाइम भी बचे और आपका आउटपुट भी ज़्यादा हो. तो इसमें हम देखेंगे, इस पार्ट में क्या देखेंगे हम, प्रियम्बल डिक्लेयर करता है कि हमारी कंट्री का नेचर कैसा होगा.
इसका एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस है जहां यूपीएससी और स्टेट पीसीएस या सीडीएस एग्जाम बार बार क्रोनोलॉजी के ट्रैप फेंकते हैं। तो इसका एक एक्रोनिम देखते हैं हम। जो मैंने आपको ये वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, इन एक्रोनिम्स की। इसमें सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 4 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स जिनको हमें पढ़ना है हमारे प्रियम्बल में। तो पहला वर्ड है हमारा सोवरेन, फिर सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो इनमें आप 2 वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये दोनों वर्ड्स प्रियम्बल में ओरिजिनली नहीं थे, इनको 42nd अमेंडमेंट 1946 से इंसर्ट किया गया है। इनके साथ एक और वर्ड भी इंसर्ट किया गया था, इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं जो 42nd अमेंडमेंट, यहाँ पर मैंने लिखा भी है 42nd अमेंडमेंट से इनको इंसर्ट किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। और इसमें आपको इनका सीक्वेंस भी याद रखना है कि किस सीक्वेंस में हमारे प्रियम्बल में आते हैं। तो पहले आता है सोवरेन, फिर आता है सोशलिस्ट, फिर सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक, फिर रिपब्लिक। तो इसका मैं एक्रोनिम आपको बता देता हूँ जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। सोवरेन, यहाँ पर मैं वर्ड्स लिख देता हूँ, फिर उनका एक्रोनिम बताता हूँ आपको। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो इसका एक्रोनिम याद कर लीजिएगा, एस 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 डी आर। तो अब हम देखते हैं कि इन वर्ड्स का हमने देख लिया कि कौन से वर्ड्स किस अमेंडमेंट से आए और ओरिजिनली कौन कौन से थे। तो अब हम देखेंगे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो भी समझना हमारे लिए जरूरी है कि एग्जाम्स में इनके मीनिंग पे स्टेटमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि ये सही है या नहीं। सो लेट्स सी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। तो सोवरेन का मतलब होता है नो एक्सटर्नल बॉस, मतलब हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने के लिए फुली फ्री हैं। तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, जैसा आपको पता है, ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन है कि हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, मतलब हमारे ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं है, हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस खुद ले सकते हैं। फिर दूसरा वर्ड है जो सोशलिस्ट। तो इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है। सोशलिज्म कई टाइप का होता है, तो हम जो फॉलो करते हैं वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि हमको जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है उसको कम करना है। तो ये एक वेलफेयर स्टेट की तरह हमारा वर्ड है जो काम करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे जो तीसरा वर्ड है हमारा, तीसरा वर्ड हमारा है सेकुलर। तो सेकुलर में हम क्या देखेंगे? सेकुलर का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा, बट मैं बता देता हूँ। सेकुलर इंडिया जो फॉलो करता है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करता है। अभी पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव सेकुलरिज्म होता है कि कोई भी स्टेट का अपना एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन स्टेट सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन देगा। तो इसका जो नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है वो है कि जो स्टेट का कोई रिलीजन तो नहीं होगा, बट वो किसी रिलीजन को मानेगा भी नहीं और उसको कोई प्रोटेक्शन या रिस्पेक्ट नहीं देगा। तो इंडिया जो फॉलो करता है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो करता है। तो सेकुलरिज्म का आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा। फिर आता है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेसी तो आपको पता है, वी द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो इसका मतलब होता है कि पीपल होल्ड द रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट कंट्रोल किसका? सरकार का। कि इंडिया की जनता के पास ये पावर है कि वो चुनाव से सरकार गिरा भी सकते हैं और सरकार अपने पसंद की बना भी सकते हैं। तो ये हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर
जो हमारा वर्ड है रिपब्लिक, इसका मतलब क्या होता है? इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री एज यू ऑल नो। सो इसका मतलब होता है इलेक्टेड हेड। तो कई तरह के नेशंस होते हैं, तो हमारी कंट्री एक रिपब्लिक है जिसमें देश का राजा या प्रेसिडेंट हेरिडेटरी नहीं होगा, वो चुनाव से आएगा। मतलब जैसे पुराने जमाने में होता था, एंशिएंट मिडवल टाइम में, कि एक किंग रहता था और उसका बेटा ही आपका राजा बनता था। तो जो उसका हेयर होता था वही राजा बनता था। लेकिन रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता है। रिपब्लिक में होता है कि जो हेड होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या कंट्री, वो कैसे बनेगा? वो बाय इलेक्शन। कोई परिवारवाद नहीं होगा यहाँ पर। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। तो इनमें आपको यही सब याद रखना है कि इनका सीक्वेंस क्या है, और ये दो वर्ड्स जो मैंने आपको बताया ये कैसे, ये सोशलिस्ट और सेकुलर, ये आपको याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट से आए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। सो ये दोनों इस वर्ड से, इस अमेंडमेंट से आए थे। तो आपको ये बातें हैं जो याद रखनी है अभी तक के इस लेक्चर में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम एक छोटा सा मैं आपसे सवाल पूछता हूं जो थोड़ा आपको सोचने में मजबूर करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड्स जो हैं ये इस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किए गए थे हमारे प्रियम्बल में। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 1976 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो क्या 1950 से 1976 तक इंडिया एक सेकुलर देश नहीं था? क्या हम सेकुलर नहीं थे? आप सोचिए इसको। तो अगर आपका जवाब नहीं है तो आप गलत हो, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने पहले से ही फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 टू 28, ये जब हम अगला मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल 25 टू 28 में क्या है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्टार्टिंग में ही दो सेकुलर वर्ड हमारे प्रियम्बल में नहीं था, बट आर्टिकल 25 टू 28 में ही हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमको दिया था। सो इसलिए हमारा देश हमेशा से ही सेकुलर था। बस 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने उसे प्रियम्बल में एक्सप्लिसिटली लिख दिया था, जिसको बोल सकते हैं कि थप्पा लगा दिया था। तो ये एक्सप्लिसिटली जो मैंने वर्ड यूज किया, एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि मेंशन होना चाहिए। जैसे पहले मेंशन नहीं था, बट उसका एक हम फॉलो करते थे सेकुलर स्टेट, बट मेंशन नहीं था, तो एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया गया 1976 में। सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड। फिर अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, प्रियम्बल के ही। एक यहाँ पर एक बहुत ही कानूनी बवाल शुरू हुआ, और सवाल ये था कि अगर प्रियम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का रियल पार्ट माना जाएगा? मतलब क्या पार्लियामेंट इसे बदल या अमेंड कर सकती है? सो इसमें सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजमेंट्स आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। तो मैं आपको जजमेंट्स बताऊंगा जो प्रियम्बल एज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो जो पहला जजमेंट है वो है 1960 का बेरूबारी यूनियन केस। मैं ये जो आपको जितने भी जजमेंट बताऊंगा, प्लीज इनकी डेट्स और इनमें क्या जजमेंट दिया गया था वो याद रखिएगा। ये एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि इस जजमेंट से क्या वर्डिक्ट आया था या क्या चेंज हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल में। तो जो बेरूबारी यूनियन केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अजीब लगा थोड़ा सा,
बट उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब ये सिर्फ एक धरोहर है बट हमारा पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस केस में प्रियम्बल नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। फिर जो 1973 का लैंडमार्क जजमेंट है केशवानंद भारती केस, जो कि हम कई बार हमारी इस सीरीज में पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन बदला और यू टर्न ले लिया, और इसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। preamble is an integral part of our कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दोनों जजमेंट आपको याद रखने हैं। बीच में और भी एक दो जजमेंट आए थे जिनने इस पे दिया था, बट मेनली यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। तो केशवानंद भारती में क्या कहा कि हमारा इंटीग्रल पार्ट है और पार्लियामेंट इसे अमेंड कर सकती है। बस इसमें उनको पार्लियामेंट को ध्यान क्या रखना होगा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम मूल ढांचा भी बोलते हैं हिंदी में, ये नहीं चेंज होना चाहिए। तो बिना बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किए हम प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ एक बार। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल जेनेसिस कैसे हुआ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पेश किया था, और वो पास भी हुआ था ऑन 13 दिसंबर 1946। इसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था? 22 जनवरी 1947। तो यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आगे चल के हमारा प्रियम्बल बना। ठीक है, फिर दूसरा हमने देखा कि कौन से अमेंडमेंट से क्या वर्ड्स आए थे। फिर इसका लीगल नेचर, इट इज नॉन जस्टिसिएबल। अभी नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है कि आप इसको ले जाके कोर्ट में नहीं दिखा सकते, इसको एनफोर्सेबल नहीं है ये कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब आप इसके बेसिस पे जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो जस्टिसिएबल हैं, तो ये नॉन जस्टिसिएबल है। ये नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर है नॉर प्रोहिबिशन अपॉन इट्स पावर। तो ये आपको याद रखना है। ये जितने भी यहाँ पर वर्ड्स लिखे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए, तो आप प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा और इन पे कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमने इनका सीक्वेंस देख लिया। फिर इसके बाद सोर्स ऑफ अथॉरिटी देखी हमने कि इट्स डेराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसमें जो प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स मेंशन हैं जैसे जस्टिस, तो कौन कौन से जस्टिस हमारे आते हैं? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीन टाइप का जस्टिस प्रियम्बल हमें देता है। और ये जस्टिस का हम जो आइडिया है वो हमने कहाँ से बोरो किया था? रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो ये आपको याद रखना है कि जस्टिस था। ये दो चीजें आपको यहाँ पर मेनली याद रखनी जस्टिस में, कि कौन कौन सा जस्टिस है और हमने ये आइडिया कहाँ से लिया था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब हमको जो छूट है, आज़ादी है, तो ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये आपको याद रखना है कौन कौन सी लिबर्टी हमारे पास है। थॉट्स की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की लिबर्टी है, बिलीफ की लिबर्टी है, फेथ की है और वर्शिप की है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये भी आपको याद रखना है। हर एक वर्ड हमारे प्रियम्बल का दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इससे क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे गए हैं। फिर जो लास्ट है वो हमारा है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इंटीग्रिटी जैसे मैंने आपको बताया था ये पहले नहीं था हमारे प्रियम्बल में, इनिशियली ओरिजिनली जब हमारा प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था, बट ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946 से
इंट्रोड्यूस किया गया था। और कौन से 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे? मैंने आपको बताया था, कमेंट करके उनका आंसर बताइए आप। फिर अब देखते हैं कि जो फ्रेटर्निटी का आइडिया था, ये हमने कहाँ से बोरो किया था? ये हमने बोरो किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हमने देख लिया कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या था, नेचर क्या है हमारा, नेचर हमने इनके सारे मीनिंग पढ़े हैं अभी पीछे। फिर इसके बाद कोर ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए। यहाँ पर हमने देखा कि ये मेंशन है, तो इनमें आपको कौन कौन से जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये आपको याद रखना है और कहाँ से इनके आइडियाज बोरो किए गए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हमने ये भी देखा, जुडिशियल एवोल्यूशन भी देखा हमने, जो लैंडमार्क जजमेंट्स थे। ये बेरूवारी का केस देखा हमने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ की टू ओपन माइंड्स ऑफ द मेकर, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर केशवानंद भारती जो आया, ये बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्टेड और एक यू टर्न लेके बोला कि प्रियम्बल इज a part of the constitution. Preamble is an integral part of the constitution और it can be amended under article 368। तो ये हम आगे आगे हमारे मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे कि अमेंडमेंट किन आर्टिकल्स के अंडर होता है और कैसे कैसे होता है। तो अभी आप इतना याद रखिए कि अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर, बट इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर भी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये क्या होता है और ये कैसे आया। फिर एक और केस आप याद रखिएगा, LIC ऑफ इंडिया केस 1995, कि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और एम्फसाइज किया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ जजमेंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक कानूनी लॉजिक पूछता हूँ, जहाँ बड़े बड़े एस्पिरेंट्स भी फेल हो जाते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो कि बाद में प्रियम्बल भी बना। पर क्या आपको पता है कि उसी दिन पास क्यों नहीं किया गया? उसे पास करने के लिए 22 जनवरी 1947 क्यों लगा? पास हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में? 13 दिसंबर 1946 को, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये इसी दिन क्यों नहीं पास हो गया या अडॉप्ट हुआ? ये अडॉप्ट कब हुआ हमारा? ये आपका प्रेजेंटेड, ये अडॉप्टेड। तो ये दोनों डेट भी आपको याद रखनी है। 22 जनवरी 1947 को हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था ये पास हुआ। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इतने दिन तक इंतजार करना क्यों? ऐसा क्या था इस डेट में? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और MR जयंकर थे, उन्होंने कहा था कि अभी तक मुस्लिम लीग ने असेंबली को ज्वाइन नहीं किया और कई प्रिंसली स्टेट के लोग भी अभी तक नहीं आए हैं। अगर हम उनके बिना ही देश का विजन पास कर देंगे तो उन्हें लगेगा हम उन्हें अलग कर रहे हैं। सो पूरे देश को साथ लाने के लिए उस रेजोल्यूशन को होल्ड पर डाला गया था। दिस शोस कि हमारे लीडर्स का कितना पेशेंस था और कितनी इंक्लूसिवनेस थी। सो अगर आप इस बात से बहुत प्राउड फील करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और जय हिंद कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले पार्ट पे आते हैं अपने, जो है हमारा सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, तो अगला हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल के अंदर, वो है सेलियन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसके फीचर्स क्या थे। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा टॉपिक है वो है सेलियंट फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल, कह सकते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल।
जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं तो हम उसी के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रियम्बल को समझने के बाद और उसके ग्रैंड आर्किटेक्चर को देखने के बाद हमारा जो संविधान है वो आप सोचते हैं कि सबसे यूनिक डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि उसके कुछ फीचर्स हैं जिनको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो जो पहला है वो ये है, मैं आपको एक हाँ, तो जो पहला फीचर हम देखेंगे वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये दुनिया का सबसे लंबा रिटन संविधान है। और ये ऐसा क्यों होता है? ये हमारी इंडिया की ज्योग्राफी और डाइवर्सिटी की वजह से इतना बड़ा हो गया, क्योंकि हम इतने लोगों को और इतने टाइप के कम्युनिटीज को अकोमोडेट करते हैं, हमारी ऐसी ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, तो इसकी वजह से हमारा लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ल्ड होता है। तो ये इसका पहला फीचर है। जो दूसरा है वो है ब्लेंड ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है? ब्लेंड का मतलब मिक्स, और रिगिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। रिगिडिटी मतलब कि एक रिजिड, मतलब एक ना बदलने वाली चीज, और फ्लेक्सिबिलिटी जो फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका मतलब है ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम। तो कुछ चीजें सिंपल मेजोरिटी से बदल जाती हैं, तो कुछ के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगती है। ये आधे स्टेट्स की परमिशन लगती है। तो ये हम अमेंडमेंट में पढ़ेंगे इस चीज को। बट आप इतना याद रखिएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का एक मिक्सचर है। फिर इसके बाद तीसरा जो फीचर हम देखेंगे वो है फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। ये थोड़े हैवी हैवी वर्ड्स हैं, बट मैं आपको ट्राई करूंगा कि आपको समझाऊं कि इनका मतलब क्या होता है। तो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, इसका मतलब है दिखने में फेडरल और आत्मा में यूनिटरी। देखिए, नॉर्मल टाइम्स में स्टेट के पास पावर है, इमरजेंसी आती है, जैसे ही आती है तो सारी पावर दिल्ली के पास चली जाती है। इसीलिए केसी वेयर ने इसको क्वासी फेडरल भी कहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल ये किसने कहा है? केसी वेयर ने। तो ये आपको याद रखना है, केसी वेयर ने हमारे प्रियम्बल को जो है क्वासी फेडरल कहा है। इसका मतलब आई होप आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल टाइम्स में स्टेट के पास पावर रहती है, और जैसे इमरजेंसी या कोई सिचुएशन आती है तो सेंट्रल के पास सारी पावर चली जाती है। मैं अभी आपको ये एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाता हूँ। देखिए, क्वासी फेडरल सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन इसको एक सिंपल देसी फैमिली एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप अपने रूम में बैठकर गाने सुन रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास पूरी आजादी या ऑटोनॉमी है, ठीक है? तो ये होता है फेडरल फीचर, कि आपके पास पूरी ऑटोनॉमी है। तो फेडरल फीचर में क्या आता है? स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी होती है, ऑटोनॉमी विद स्टेट्स। ये हमारा हो गया फेडरल फीचर। लेकिन जैसे ही घर में कोई बड़ी मुसीबत आती है या कोई गेस्ट आने वाला होता है, तो पापा या मम्मी का एक ऑर्डर आता है और आपका रूल खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है? सारा कंट्रोल पापा या मम्मी के हाथ में चला जाता है। तो ये हुआ हमारा यूनिटरी बायस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये फेडरल है और कैसे यूनिटरी है। तो यूनिटरी में हम सेंटर पावर अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है? तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको फेडरल फीचर और यूनिटरी बायस का, वैसे ही हमारी कंट्री भी ऐसे ही चलती है। नॉर्मल चल रहा है तो सब स्टेट्स अपनी मस्ती में हैं, अपने अपने डिसीजंस ले रहे हैं। पर जैसे ही नेशनल इमरजेंसी आई तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो आई होप आपको एग्जांपल मजेदार लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा
ये टेक्निकल टर्म है, बट मैंने ट्राई किया आपको एग्जांपल से समझाने का। तो हमने देखिए 3 फीचर्स देख लिए। जो चौथा फीचर हम देखेंगे अब, चौथा फीचर है कि सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। अब ये भी थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, बट मैं आपको बताता हूँ। देखिए सोवेरेनिटी का मतलब तो मैंने आपको बता चुका हूँ। पार्लियामेंट्री मतलब मैं आपको बताता हूँ, यूके और यूएस के बेहतरीन मिक्स। देखिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है, ये यूके स्टाइल का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है थ्रू जुडिशियल रिव्यू। तो ये आपका यूएस से लिया गया है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जो पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी है, पार्लियामेंट्री जो सोवेरेनिटी है, इसका मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट अपने लॉज बना सकता है। ये कहाँ से लिया गया है, ये यूके से लिया गया है। लेकिन जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है, मतलब क्या, हमारा सुप्रीम कोर्ट उन लॉज को रिव्यू कर सकता है और रद्द भी कर सकता है। तो ये यूएसए की पार्लियामेंट का एक फीचर है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फिर जो हमारा अगला फीचर है वो है द लॉयर्स पैराडाइज। अब ये लॉयर्स पैराडाइज क्या होता है? देखिए जो हमारे साइलेंट फीचर्स की बात आती है, तो हम कहते हैं लेंदियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। पर एक बहुत बड़े एक्सपर्ट थे जिनका नाम था सर इवोर जेनिंग्स। उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत ही बढ़िया यूनिक नाम दिया। उन्होंने कहा कि इट्स अ लॉयर्स पैराडाइज, मतलब वकीलों का, हिंदी में अगर आप बोलेंगे वकीलों का स्वर्ग। तो ये इवोर जेनिंग्स ने इनको बोला था, ये टर्म दिया था लॉयर्स पैराडाइज। अब ये क्यों कहा था उनने, ये मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमारी असेंबली में सबसे ज्यादा लोग लॉयर्स थे, जैसे नेहरू जी, अंबेडकर जी, पटेल जी, सब कानून के खिलाड़ी थे। इसीलिए उन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज यूज की ताकि कोई लूप होल ही ना बचे। उन्होंने सारा कुछ एनालाइज किया, एक विजनरी थिंकिंग के साथ ये डिजाइन किया। पर इसका नुकसान ये हुआ कि आज एक आम नागरिक को अपना ही संविधान समझने के लिए एक वकील की जरूरत पड़ती है। तो टेक्निकलिटी है इसमें, इसलिए इसको समझने के लिए वकीलों की जरूरत पड़ती है। बट मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी इसके टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपको कुछ एग्जांपल्स या सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूँ। अब जो इसका एक और फीचर है वो है कि हमारा प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। क्या है? नॉन जस्टिसिएबल। अब इसका मतलब क्या होता है? गैर न्यायिक है। मतलब प्रियम्बल में लिखी किसी भी बात, जैसे सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस, को सरकार अगर पूरा नहीं कर पा रही है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब यही है कि आप, अगर सरकार नहीं उन चीजों पे काम कर रही है तो आप उसको लेके कोर्ट पे नहीं जा सकते हो। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, ये जस्टिसेबल होते हैं। अगर आपके बाइलॉट होते हैं तो आप सीधा कोर्ट पे जा सकते हो। लेकिन अगर ये नॉन जस्ट प्रियम्बल है हमारा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी पार्ट गवर्नमेंट नहीं अकम्प्लिश कर पा रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है। तो देखिए प्रियम्बल ना तो लेजिस्लेचर को कोई पावर देता है और ना ही उनकी पावर्स को रोकता है। सो इट इज नाइदर अ प्रोहिबिशन, नाइदर अ प्रोहिबिशन नॉर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर।
अब एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि प्रियम्बल हमारा कितनी बार अमेंड हुआ है? तो कई बार लोग कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल को एक समझ लेते हैं। नहीं, प्रियम्बल जो है हमारा वो सिर्फ अमेंडेड ओनली वंस। ये आपको याद रखना है कि हमारा प्रियम्बल अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड हुआ है। वो कब हुआ था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो कई बार एग्जाम्स में आपको इन तीनों वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड्स दे देगा, बोलेगा कि ये भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो आपको सिर्फ ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। और कई बार 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि सिर्फ 42nd अमेंडमेंट से ही आया था। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं क्या फीचर्स, सेलिंग फीचर्स हैं। लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया, ज्योग्राफिकल वास्टनेस, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा इसको एक लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और भी क्या चीज़ है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सेंटर और स्टेट्स के लिए, स्टेट्स का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, दोनों के लिए, सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए सेम कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा सख्त है, ज़्यादा नरम है। तो कुछ प्रोविजंस हैं जो स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर करते हैं, कुछ हैं जो स्टेट रेटिफिकेशन मांगते हैं, और कुछ सिर्फ सिंपल पार्लियामेंट्री मेजोरिटी से ऑर्डिनरी लॉ की तरह पास किए जा सकते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया फेडरल सिस्टम और यूनिटरी वाइज, इसमें बताया मैंने आपको जो फैमिली वाला एग्जाम्पल दिया था, सो उससे भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो इसमें फेडरल फीचर्स तो हैं, लेकिन यूनिटरी होने का भी इसमें पोटेंशियल है। तो जो फेडरल फीचर्स हैं उसमें क्या है? 2 एलिमेंट्स हैं, डिवीजन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। और यूनिटरी फीचर्स क्या हैं? सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी पावर। ये हम आगे आने वाले मॉड्यूल्स में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इन फीचर्स का मतलब क्या होता है। अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। एक चीज और आप यहाँ पर याद रखिएगा जो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम से पूछा जाता है कि हमारे प्रियम्बल को किसने क्या कहा है? तो क्वासी फेडरल, क्वासी फेडरल किसने कहा है? केसी वेरे ने। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा है? ग्रेविन ऑस्टिन ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा है? मॉरिस जॉन्स ने। फिर फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा है? सर इवोर जेनिंग्स ने। और मैंने आपको ये भी बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो हमारे एन.ए. पालकी वाला थे, उन्होंने कहा था आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आपको याद रखना है। अब हम और एक चीज देखते हैं कि जो हमारा प्रियम्बल्स थे, प्रियम्बल तो हमने पढ़ लिया। देखिए, अब आपको देखना है कि हमारी जो सोर्स कंट्री कौन थी जिससे हमने फीचर्स बोरो किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे बहुत सारे फीचर्स हमने बोरो किए थे, जैसे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन। तो ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप ये सेग्रीगेटेड जो फीचर्स हैं मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर, उनकी कंट्रीज लिख रखी हैं, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं इजीली। फिर यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया कि पार्लियामेंट के पास पूरी सॉवरेंटी है रूल्स बनाने के लिए। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोरोगेटिव रिट्स। ये जो सारे टर्म्स हैं, रिट्स हो गया या रूल ऑफ लॉ हो गया, जुडिशरी, इमरजेंसी, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा अगले नेक्स्ट मॉड्यूल्स में, तो वहां पर आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि इनका मतलब क्या होता है एक्चुअल में। अभी हम इन शॉर्ट केवल ये देखेंगे कि कहाँ से क्या बोरो किया था हमने, तभी ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। फिर यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या लिया? अपने फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। आयरलैंड से क्या लिया हमने? डीपीएसपी लिया, अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर
कनाडा से हमने क्या लिया, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंटरी पावर्स इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। फिर नेक्स्ट क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जॉइंट सेटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। जॉइंट सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो आपकी पूरी सीरीज देखेंगे तभी आपको पॉलिटी की एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी। तो फिर जर्मनी आता है। जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होते हैं और कैसे सस्पेंड होते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इमरजेंसी जब पढ़ाऊंगा। फिर यूएसएसआर और रशिया, उस टाइम पे पहले यूएसएसआर था, अब वो रशिया हो गया है। तो इससे हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज ली अपनी, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो मैंने आपको बताया था जब प्रियम्बल पढ़ा रहा था, तो वहां से हमने रशिया से लिया था। फ्रांस से क्या लिया हमने, रिपब्लिक स्ट्रक्चर और आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल में मेंशन है, ये हमने फ्रांस से लिए थे। लास्ट जो है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है अमेंडमेंट का प्रोसीजर ऑफ अपने कॉन्स्टिट्यूशन के और इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। सो दोस्तों ये थे कुछ आइडियाज जो हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बोरो करी हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, समझा दिया है। और मैं आपको ये लिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो प्रियम्बल्स के सारे कॉन्सेप्ट, उसकी कानूनी लड़ाई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे यूनिक फीचर्स, आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अब आपको इस आइडेंटिटी कार्ड के बारे में कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बोलिएगा, मैं उनका आंसर आपको दूंगा। अब अगली क्लास में हम इस आइडेंटिटी कार्ड के पन्ना को पलटेंगे और बात करेंगे हमारे सबसे बड़े लीगल आर्मर की, यानी पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो है फंडामेंटल राइट्स। सो एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि अगला मॉड्यूल एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू ऑल। आई होप मैं आपको चीजें समझा पा रहा हूँ। ऐसे ही साथ में बने रहिए तो हम सारी चीजें समझेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने टॉपिक समझा है तो इसका टेस्ट लेने के लिए क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसका आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा और इसकी रिवीजन पीडीएफ आपको कर्म सका की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और रॉक करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।